इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इंडिया को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट करने के लिए। एंड इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे रिस्पेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का आता है। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, खास करके हाइड्रोजन कार को। लेकिन जो हाइड्रोजन कार पूरी दुनिया में एक फेल टेक्नोलॉजी की तरह देखी जाती है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट एंड बाकी दुनिया की सारी गवर्नमेंट इस पे इतना फोकस कर रही है? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले कि क्या है एक्चुअली के अंदर हाइड्रोजन कार की सच्चाई। क्या ये एक स्कैम है या फिर किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा अगर आपको ये पूरे मैटर समझना है कि क्या है एक्चुअली के अंदर हाइड्रोजन की सच्चाई। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नमन एंड आई एम CEO एंड को फाउंडर ऑफ टेक्योन। ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक होगा टेक्नोलॉजिकल पार्ट, एक होगा इकोनॉमिक्स पार्ट। क्योंकि यकीन मानिए आपकी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर इकोनॉमिक उसका सपोर्ट नहीं करती है तो आपका प्रोडक्ट और या फिर आपकी टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं होने वाली है। एंड इस चैनल की यही तो खास बात है, आपको टेक्नोलॉजी प्लस बिजनेस दोनों को कंबाइन करके बताया जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइड्रोजन है क्या। तो हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे कॉमन एलिमेंट है पाया जाने वाला एंड सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट भी है। प्लस अगर मैं इसके कॉम्पोजिशन की बात करूं तो ये सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन हर जगह है लेकिन इसकी एक बहुत गंदी आदत है, इसको अकेले रहना नहीं पसंद, इसको कंबाइंड स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए हमें जो भी हाइड्रोजन नेचर में मिलता है हम जनरली उसको कंबाइंड मॉलिक्यूलर स्टेट में उसको पाया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन 2 हम इसको H2 करके डिनोट करते हैं या फिर H2O, यानी कि नॉर्मल भाषा में बात करूं तो पानी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है। तो अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। तो हम क्या करते हैं, हम पानी को लेते हैं एंड उसके अंदर से जो मॉलिक्यूल है H2 एंड O, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को दोनों को अलग अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। एंड लेमन टर्म में बोलूँ तो हम क्या करते हैं, बेसिकली पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को, जिससे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर हम उस हाइड्रोजन को थोड़ा सा ठंडा करके कंप्रेस करके एक टैंक में फिल कर देते हैं एंड लो आपका फ्यूल तैयार है। तो अब हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन कार काम कैसे करती है। तो जनरली हाइड्रोजन कार बनाने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि जो हमारी पहली वाली कार होती थी, जैसे पेट्रोल और डीजल की नॉर्मल कार है, इसमें आप पेट्रोल डीजल के अलावा हाइड्रोजन डाल दीजिए, फिर उसके बाद उसको चलाना स्टार्ट कर दीजिए। फिर हमारे पास दूसरा मेथड आता है फ्यूल सेल का इस्तेमाल करके, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाए, उस इलेक्ट्रिसिटी से मोटर को रन करें एंड मोटर से आपकी कार चलेगी। तो जो पहला वाला मेथड है वो बहुत ज़्यादा बकवास है, इसलिए जितने भी रिसर्चर्स थे उन्होंने उस मेथड को पकड़ा एंड उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। हमने सारा का सारा फोकस डाला फ्यूल सेल के ऊपर। ये जान लेते हैं कि एक फ्यूल सेल कैसे काम करता है। तो जनरली एक फ्यूल सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर हाइड्रोजन को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कंप्रेस्ड हाइड्रोजन को, एंड नेगेटिव टर्मिनल के अंदर हम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो एक कैथोड मटेरियल होता है जो कि एक ऐसे एलिमेंट से बना होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेता है। एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम एनोड बोलते हैं वो प्लेटिनम का बना होता है। एंड प्लेटिनम एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो कि जो रिएक्शन होती है उसको फास्ट कर देता है। अब जब हम हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एनोड मटेरियल के ऊपर तो होता क्या है कि हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो हाइड्रोजन का हिस्सा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं एंड हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन। अब जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो प्रोटॉन है वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब वो जाएगा कैसे, तो वो एक स्पेसिफिक पॉलीमर क्रिएट किया जाता है इस टेक्नोलॉजी को लेके, उसको एक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही पास हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकता। ये स्पेसिफिक डिजाइन किया गया एक पॉलीमर होता है। और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम आउटर सरफेस से हम कैरी आउट करते हैं एंड वो सर्किट के अंदर ट्रेवल करता है एंड मोटर को पावर करते हैं। मोटर के पावर करने के बाद जब वो अपना सर्किट कंप्लीट करके उसके अंदर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है तो वहां पे वो प्रोटॉन के साथ दोबारा से कंबाइंड हो जाता है एंड वहां पे H2 एलिमेंट दोबारा बन जाता है एंड उसके बाद में जो ऑक्सीजन हमारे पास आ रही होती है उसको कंबाइंड करके हमें रिजल्ट में पानी मिलता है, यानी कि H2O। अब मैं किसी भी फ्यूल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है उसका वो आता है कितनी एनर्जी डेंसिटी है उसके अंदर। तो अगर मैं हमारे डीजल की बात करूं तो डीजल के अंदर 12,700 वाट आवर पर केजी के हिसाब से एनर्जी डेंसिटी होती है एंड पेट्रोल के अंदर 12,200 वाट आवर पर केजी के हिसाब से एनर्जी होती है। लेकिन हाइड्रोजन में कितनी होती है, हाइड्रोजन में होती है ये 33,000 वाट आवर पर केजी, यानी कि लगभग उससे 3 गुना ज़्यादा। एंड ये तो मैं नॉर्मल प्रेशर के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कंप्रेस करके 700 बार पे रख देता हूँ, यानी कि 10,000 PSI के ऊपर, तो ये आराम से 40-45 वाट आवर पर केजी पर जा सकता है।
यानी आप देख सकते कितना बड़ा गैप है। एंड हो भी क्यों ना, ये इतना एनर्जेटिक फ्यूल है क्योंकि इसको हम रॉकेट्स में इस्तेमाल करते हैं। ये एक हाइड्रोजन एक रॉकेट फ्यूल है। अब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के मामले से भी बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है। तो बदले में हमें क्या मिलेगा जब हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके फ्यूल सेल के अंदर, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ पे जो कंबाइंड स्टेट मिलता है ना हमें, H2O, पानी जो हमें रिजल्टेंट में मिलता है, बस वही मिलता है आपको, क्लीन वाटर। यानी कि आप उस पानी को पी भी सकते हैं। यानी कि आपकी जो कार है वो पानी रिलीज करेगी बिना किसी पॉइजनस गैस के। तो अब देखा जाए तो इसकी एनर्जी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड ये एनवायरमेंट के लिए भी इतना फ्रेंडली है। फिर भी क्यों ये टेक्नोलॉजी इतनी फेल हो गई? तो बात छुपी है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी। एंड बाकी सारे यूट्यूबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर्स मैंने देखा है, बहुत कम यूट्यूबर्स है जो आपको ये बात बताते हैं। ज़्यादा यूट्यूबर्स इस बात को छुपा लेते हैं। तो मैंने आपको बात बताई थी ना एनर्जी डेंसिटी की, वाट आवर पर केजी, हम यहाँ पे किलोग्राम के अंदर उसको नाप रहे हैं। लेकिन हम फ्यूल को जब मेजर करते हैं तो हम उसकी वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी को मेजर करते हैं, यानी कि लीटर्स में, कि कितने लीटर में आपको उसके अंदर एनर्जी मिलेगी। अगर मैं आपको यहाँ बात करूँ कि डीजल कितना लीटर पर एनर्जी डेंसिटी देता है, वो देता है 10,700 वाट आवर पर लीटर्स। एंड अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ तो वो देता है 9,700 वाट आवर पर लीटर्स। लेकिन हाइड्रोजन कितना देता होगा? आपका दिमाग घूम जाएगा, 1400 वाट आवर पर लीटर, यानी सिर्फ और सिर्फ 1400। एंड ये तो मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहा हूँ। रियलिटी के अंदर ये आपको 1.2 किलो वाट आवर पर केजी देता है। तो इतनी ज़्यादा बड़ा गैप है लीटर के अंदर जब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। प्लस दूसरी बड़ी बात है कि चलो हम केजी के अंदर भी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन कितना होगा? साइज कंपैरिजन के हिसाब से अगर मैं बात बताऊं तो नॉर्मल 50 psi एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आपका 1 kg हाइड्रोजन इक्वल होता है 11,000 लीटर हाइड्रोजन के। तो इतना बड़ा साइज कंपैरिजन के अंदर है। एंड उसको मैं कितना भी कंप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बात नहीं बदलने वाली, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा लाइट एलिमेंट है, बहुत हल्का है। आप उसको गैसियस फॉर्म में रख रहे हैं तो उसके अंदर इतनी डेंसिटी है ही नहीं। तो आप बोलेंगे तो हम इसको लिक्विड हाइड्रोजन के इतना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। एंड उससे थोड़ी बहुत डेंसिटी भी बढ़ जाती है एंड एनर्जी डेंसिटी भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन कितनी बढ़ती है? वो बढ़ती है 2000 वाट आवर पर केजी। बस वो अभी भी पेट्रोल एंड डीजल के आसपास भी नहीं भटकता। दूसरी बात ये भी आ जाती है कि जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है उसको हमें ठंडा रखना पड़ता है। कितना ठंडा? -253 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 केल्विन पे। एंड लिक्विड हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि वो बहुत जल्दी बॉयल ऑफ होता है, वो किसी भी मेटल के आर पार जाने लगता है। इसलिए तो आपने भी देखा होगा कि स्पेस शटल के अंदर भी जब हाइड्रोजन फ्यूलिंग की जाती है तो कई बार T- सेकंड चल ही रही होती है, काउंटडाउन चल ही रहा होता है, तब जाके उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन डालते हैं, टैंक के अंदर फिल करते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी बॉयल ऑफ हो जाता है। जब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू हम पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं एंड उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में बना देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 75% होती है, यानी कि 25% आपका वेस्टेज हो जाता है। उसके बाद में उसको कंप्रेस करना, चिल्ड करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसके बाद आपके फ्यूल टैंक के अंदर डालना, फिर उसको फ्यूल टैंक से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। एंड वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी सिर्फ 95% ही ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि 5% हीट के अंदर निकल जाता है। फिर उसके बाद वो मोटर को चार्ज करती है, मोटर को एनर्जी देती है, उसमें भी 5% हीट में निकल जाता है। तो आपको मोटा मोटा जो अमाउंट बचता है एनर्जी का, वो बचता है एफिशिएंसी के अंदर 40% का। दैट्स ऑल, यानी कि 60% आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई है। एंड अगर मैं इसके कंपेयर में बात करूं कि डीजल एंड पेट्रोल गाड़ियों की कितनी एफिशिएंसी होती है, तो ऑफकोर्स इससे कम होती है, 25 to 30% तक वो जा सकती है। लेकिन अगर मैं इसके कंपेयर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो एफिशिएंसी है वो 85 to 90% ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि एक नॉर्मल सिंपल टर्म है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि आप एनर्जी को जितने फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे बार बार, उतनी उसकी एफिशिएंसी घटती रहेगी। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, सीधा सीधा प्लग लगाया, नॉर्मल करंट को हमने एक बैटरी के अंदर स्टोर किया, उससे हम पावर कर रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ 5 से 10% ही एनर्जी लॉस हो रहा है, वो भी हीट के अंदर जा रहा है। उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम उसके अंदर अच्छा सा कूलिंग सिस्टम लगा देते हो, तो यानी हम इसको 95% तक लेके आ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस की। चलो ठीक है, वो सारी बात ठीक है, इसकी एफिशिएंसी भी इतनी अच्छी नहीं है वगैरह वगैरह, एनर्जी डेंसिटी भी अच्छी नहीं है। अब हम मेन बात करते हैं कि परफॉर्मेंस की। आप इसको गाड़ी में डालेंगे तो आपको कितना परफॉर्मेंस देगा। तो देखिए, दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही अभी हाइड्रोजन कार्स है जो अवेलेबल हैं। उसमें एक है टोयोटा मिराई, एक है होंडा नेक्सो एंड एक है होंडा क्लैरिटी। तो अगर मैं होंडा मिराई की बात करूं तो उसको जो पिकअप स्पीड है वो 0 to 60 किलोमीटर की वो सिर्फ 9.1 सेकेंड है। कंपेयर टू अगर मैं इसको टेस्ला मॉडल 3 के साथ करूं तो 0 to 60 वो 3.1 सेकेंड के अंदर चला जाता है, यानी कि 6 सेकेंड का टोटल फर्क है। मैं टोयोटा हाइड्रोजन कार की बात करूं तो जो उसकी टॉप स्पीड है वो सिर्फ 170 किलोमीटर पर आवर की है, यानी परफॉर्मेंस के मामले में भी ये बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या हाइड्रोजन कार अच्छी नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर, सारी हाइड्रोजन कार? नहीं, ऐसी गलत बात है, क्योंकि एक कार है जो मार्केट के एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन पावर हाइपरॉन XP1,
तो ये नॉर्मली कॉम्बिनेशन लगता है बुगाटी चिरॉन का एंड ट्रॉन बाइक का। एंड इसके जो हॉर्स पावर है वो 1000 हॉर्स पावर के अंदर आती है। एंड इसको रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी आपको 700 से 800 किलोमीटर की रेंज इसके अंदर आपको मिल जाएगी। लेकिन ये कार बहुत 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 ज़्यादा महंगी है, इतनी महंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं इसको खरीदने की। फिलहाल आम इंसान तो नहीं सोच सकता इसको खरीदने की। तो अब टेक्नोलॉजी की तो बात हो गई, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स जो होता है वो माई बाप होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का, वही डिसाइड करता है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी वो मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो वो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइस पॉइंट की। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया दुनिया में सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन कार्स हैं, टोयोटा मिराई, होंडा नेक्सो एंड होंडा क्लैरिटी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इन सब में सबसे ज्यादा सस्ती जो कार है वो है टोयोटा की मिराई। अब वो कितनी सस्ती है, वो है $50,000 की। यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं टेस्ला के, तो टेस्ला इससे सस्ती है, टेस्ला की कार इससे सस्ती है। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक कार्स महंगी लगती है ना, तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि ये उनसे भी ज़्यादा महंगी है। एंड चलो ठीक है, बात कर लेते हैं, महंगी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो उस हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो टेस्ला वो ऐसी गाड़ियाँ दे रहा है, या फिर जो दूसरी कंपनीज है इलेक्ट्रिक कार्स की, वो ऐसी गाड़ियाँ दे रही है जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस महंगी कार से ज़्यादा अच्छी है। तो कोई फ़ायदा नहीं बनता ना, कोई पॉइंट नहीं बनता इस कार को खरीदने। एंड प्लस अगर मैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा महंगा है एंड उसको नया बनाना पड़ेगा। एंड आप ये दलील दे सकते हैं कि यार इलेक्ट्रिक कार्स का भी तो चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना ही पड़ रहा है, तो हम इसका भी बना सकते हैं। तो देखिए, बात होता है आरओआई आपको कितना मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने पे अगर आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैं नॉर्मल पेट्रोल डीजल पंप की बात करूं तो स्टेशन को बनाने में कितना खर्चा लगता है, उसको लगता है 30 से 40 लाख रुपए, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन की बात करूं तो उसको लगता है 10 से 25 लाख मैक्स टू मैक्स। अगर आप उसमें ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं तो आपको उतना पॉइंट मिल जाएगा, तो आप उसमें 30-40 लाख तक भी जा सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं हाइड्रोजन की, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। कितना, 80,000 से लेके 1,20,00,000 रुपए तक लग सकता है। प्लस इसमें हमें पूरा का पूरा नया सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, पाइपलाइंस का, गैसेस का, क्योंकि हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस गैस है। वहाँ पे थोड़ी सी भी चिंगारी हो गई ना, बस वहाँ पे वो एरिया तो खत्म। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा क्लियरिफाई करना पड़ेगा। प्लस इसके जो टैंक्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि उसको कंप्रेस करने के लिए इतनी एनर्जी उसमें डालनी पड़ती है। जो इसके टैंक होते हैं वो 1-1 इंच मोटे कार्बन फाइबर के हो सकते हैं, एंड कार्बन फाइबर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब बात करते हैं कॉम्पिटिशन की। अब कॉम्पिटिशन की मैं बात करूँ तो इसका कॉम्पिटिशन कौन है, इसका कॉम्पिटिशन है नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार जो कि लिथियम आयन बैटरी के ऊपर चलती है। अब जब हाइड्रोजन कार का हाइप क्रिएट होना चालू होता, उसी टाइम पे जो हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार्स है उसके ऊपर भी हाइप क्रिएट होना चालू हो गया था, एंड उसमें बहुत ज़्यादा R&D में खर्चा लगा हमको। लेकिन आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा फेमस है हाइड्रोजन कार के, एंड ज़्यादा वायबल भी है और प्रॉफिटेबल भी है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा R&D के ऊपर इसका खर्चा किया है, एंड किया हमने उस हाइड्रोजन कार्स पे भी है, लेकिन हमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो उतना नहीं मिल पाया। अभी भी वो कार्स इतनी इनकम्प्लीट है, लेकिन आज भी जो इलेक्ट्रिक कार आप मार्केट में जाएंगे तो आप खरीद सकते हैं किसी भी कंपनी की। एंड अगर मैं बात करूं टेस्ला की, तो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार व्हीकल कंपनी है। तो उसने जो अपनी गाड़ियां बनाई है उसने वो इतनी अच्छी बना दी है कि लोगों को परसेप्शन क्रिएट होना चालू हो गया कि नहीं यार, इलेक्ट्रिक कार्स भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, एंड वो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर compete कर सकती है डीजल एंड पेट्रोल कार के अंदर। एंड अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड का तो सवाल ही नहीं पैदा उठता, क्योंकि जो मोटर का टॉर्क वो स्टार्टिंग से ही हाई रहता है। इस वजह से जो मोटर की स्पीड होती है, एक इलेक्ट्रिक कार की जो स्पीड होती है, पिकअप स्पीड होती है, एक्सेलरेशन होता है, वो कई गुना ज़्यादा होता है किसी भी पेट्रोल और डीजल भी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाइड्रोजन कार्स एक्चुअली में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं जो प्रॉब्लम है ही नहीं। माना कि उसके अंदर रेंज ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आप उसको किस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, प्राइस से, कन्वीनियंस से एंड परफॉर्मेंस से। तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा नहीं बनता ना। आप ऐसी गाड़ी नहीं खरीदना चाहेंगे जो कि दुगना प्राइस है लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंस आपको दे ही नहीं पा रही है। अब मैं बात करता हूँ ब्रांड परसेप्शन की। तो आपको अगर याद ना हो, कोई एक निकोला स्कैम हुआ था। निकोला एक कंपनी थी जो कि टेस्ला के अगेंस्ट में खड़ी हुई थी, टेस्ला का कॉम्पिटिटर बन के आई थी। एंड जो उसके CEO थे ट्रेवर मिल्टन, उनने एक फॉल्स क्लेम कर दिया था कि हमने एक हाइड्रोजन ट्रक बना दिया है। उस फॉल्स क्लेम के ऊपर उन्होंने नकली प्रोटोटाइप दिखा दिया था एंड मिलियंस और मिलियंस डॉलर की फंडिंग उठा ली थी। एंड बाद में वो अपने उस जो प्रॉमिस उन्होंने किए थे उस पे ऊपर फेल हो गई। तो इसी वजह से जो हाइड्रोजन कार की वैल्यू थी ना, वो और ज्यादा कम हो गई है, एंड इसके ब्रांड के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड कोई भी कंपनी हाथ नहीं मारना चाहती है ऐसी ब्रांड के ऊपर जिसके ऊपर अभी लोगों को ट्रस्ट नहीं है इतना। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। इस सबसे कंक्लूजन क्या निकलता है? क्योंकि देखा जाए तो ये फेल टेक्नोलॉजी है, फिर भी क्यों इसमें बड़ी से बड़ी कंपनी अपना हाथ डाल रही है एंड जो गवर्नमेंट से इस पे इतना फोकस कर रही है। तो कंपनियों का मैं आपको बता देता हूं, कंपनियों का पर्सपेक्टिव ये होता है कि कंपनी ने इसके R&D के अंदर बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया एंड अब उनको रिटर्न चाहिए। अब रिटर्न के लिए वो क्या करे कि कम यूनिट्स में ऐसे प्रोडक्ट निकाल के उनको सेल कर रहे हैं ताकि उनको थोड़ा बहुत तो पैसा आना चालू हो जाए, पूरा का पूरा लॉस में ना चला जाए। क्योंकि अब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि ये लॉस जो है वो इतना ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये कंपनियां ये पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ये इनका IPO हो चुका है।
यानी कि अब लोगों का परसेप्शन इनके ऊपर रहता है। अगर इनकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू कम होना चालू हो जाती है या फिर इनको लॉस आना चालू होता है तो इनके स्टॉक मार्केट के प्राइस नीचे गिर जाते हैं। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में जो नितिन गडकरी सर हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं देखो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ऑफकोर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे हाईवेज के अंदर, हमारे जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि वो एक इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं है, वो एक रिसर्चर नहीं है, वो एक एडवोकेट है। एंड उनको इतनी नॉलेज नहीं है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके प्रोज एंड कॉन्स उनको नहीं बताते। एंड पता नहीं क्यों इंजीनियर्स इनको ये चीज़ें नहीं बता रहे जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो कंपनी का तो काम है हमें सामान बेचना है। एंड गवर्नमेंट अब पागल बन जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को इतना पता नहीं होता, अंदाजा नहीं होता कि साइंस की फील्ड के अंदर क्या ऐसा चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उनको रिकमेंड साइंटिस्ट नहीं कर रहे होते हैं, उनको रिकमेंड कंपनीज कर रही होती हैं। एंड ये बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा हाइपर लूप का भी एक सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने लग गया था, बनने लग गया था मुंबई के अंदर, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जो हाइपर लूप है फेल टेक्नोलॉजी है, वो अभी तक इतनी सक्सेसफुल नहीं है, उसको जो हिसाब से चला सकते वो टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप ही नहीं हुई है, प्लस उसको इकोनॉमिक्स भी इतनी सपोर्ट नहीं करती है। तो जब मैं इसकी इतनी बुराई कर ही रहा हूँ तो क्या ये पूरी फेल्ड है? ये बिल्कुल यूजलेस टेक्नोलॉजी है? तो ऐसा नहीं होता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, राइट टूल फॉर द राइट जॉब, यानी कि काटने को तो आप कागज को तलवार से भी काट सकते हैं, लेकिन आप कैंची का इस्तेमाल करते हैं, राइट? क्योंकि कैंची कागज को काटने के लिए बनी हुई है, तलवार कागज को काटने के लिए नहीं बनी हुई है। इसलिए हाइड्रोजन की जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो यूसेज है वो दूसरी जगहों पे है, जैसे कि सबमरीन्स में। सबमरीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनको वेट चाहिए होता है। एंड हाइड्रोजन एक्चुअली के अंदर बहुत ज़्यादा वेट लेके आता है अपने टैंक्स का, साथ के साथ वो पानी में घिरे हुए हैं, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन अपना फ्यूल खुद भी बना सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार ऐसा तो इन्वायरमेंट को बहुत हार्म होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है उसके अंदर हम बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, लिथियम आयंस का, उसको हमें माइन करना पड़ता है। तो बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है इसके अंदर नहीं होता होगा क्या? इसमें भी बैटरी लगती है, इसके अंदर लिथियम आयन, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम टेटेनेट, लिथियम आयरन, कोई भी बैटरी आप लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन लग तो बैटरी इसमें भी रही है ना, एनर्जी तो आपको स्टोर करना ही पड़ेगा इसके अंदर भी, प्लस इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स बन रहे हैं। एंड आप सीधी यार एक इलेक्ट्रिक कार ही बना रहे हैं जो जिसमें आप ज़्यादा के ज़्यादा कंपोनेंट्स जोड़ रहे हैं। एंड देखिए इंजीनियरिंग में पहला रूल होता है, जितने कम कंपोनेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो सस्ता प्रॉफिटेबल होगा। एंड इन्वायरमेंट की एक और मैं बात करूँ तो आजकल ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा चलन के अंदर है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि हम हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल सोर्स से बनाएंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि विंड मिल, सोलर पावर प्लांट, उनकी एनर्जी का यूज़ करके हम बनाएंगे पूरा। लेकिन वो अभी तक उतने इंफ्रास्ट्रक्चर उनका क्रिएट ही नहीं हुआ कि हम उसको इतने लार्ज स्केल के ऊपर हाइड्रोजन को बना सके। तो हाइड्रोजन अभी ग्रीन नहीं, ग्रे हाइड्रोजन के ऊपर चलती है, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उनसे जो बन रही है बिजली, उन्हीं का इस्तेमाल करके हम हाइड्रोजन को निकाल पा रहे हैं। तो इन सब के बाद यही बात आती है कि जो हाइड्रोजन कार्स हैं वो फेल टेक्नोलॉजी है। कंक्लूजन में यही आता है कि जो हाइड्रोजन कार्स है वो मार्केट के लिए अभी नहीं बनी हुई है, एंड वो इतनी अच्छी कंपैरेटिव है ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है जो प्रॉब्लम मार्केट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा, और उन दोस्तों के साथ भी जिनको ये लगता है कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा केपेबल है, हाइड्रोजन कार्स केपेबल है। एंड कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर बताइएगा आपके क्या व्यू पॉइंट्स है इसको लेके, क्या ये आपके हिसाब से अच्छी टेक्नोलॉजी है या फिर बेकार टेक्नोलॉजी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपने मेरा वीडियो देखा, मुझे जान के बहुत खुश हुई। थैंक यू।